10 हमने देखा था उसका आगे पीछे कोई लिंक नहीं था, चैप्टर 15 का भी आगे पीछे कोई लिंक नहीं। फाइनेंस से रिलेटेड चैप्टर है आपका, टोटल 6 to 7 पेजेस का है। क्वेश्चन मस्ट है इसमें से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आपका आ जाए, एक ना भी आया तो 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट भी आ जाता है इसमें से। दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। मार्केट क्या होती है? हर वो जगह जहां खरीदने और बेचने वाला आपस में राब्ते में आएगा, दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल मार्केट। तो सॉरी, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जहां पैसे का लेन देन। अब पैसा खरीदा या बेचा नहीं जाता, पैसा उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होंगी? मार्केट्स that connect borrowers and lenders। ऐसी मार्केट्स जो उधार लेने वाले और उधार देने वाले इनको आपस में कनेक्ट करेंगी। दीज मार्केट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट कोई एक छोटी सी जगह नहीं है, जिस तरह हमारी ग्रेन्स मार्केट है, गल्ला मंडी, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, गारमेंट्स मार्केट, केमिकल मार्केट, ये आपको एक जगह पे नजर आ जाएगी बड़ी बड़ी। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट नॉर्मली आपके पूरे मुल्क के अंदर स्कैटर्ड होती है। आपके सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे मिल के बनते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सो जहाँ कोई बैंक या कोई कर्जा लेने या देने वाला इदारा मौजूद है, वो फाइनेंशियल मार्केट। ये फिजिकल भी है, जैसे आप फेस टू फेस ट्रेड करते हैं, उधार लेते देते हैं, और ये ऑनलाइन भी है, वर्चुअल भी है, फोन के जरिए। फाइनेंशियल मार्केट्स की दो पॉइंट्स हैं, एक है मनी मार्केट, दूसरी है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस अप टू 1 ईयर। ऐसी मार्केट जहां उधार लेन देन होगा पैसे का और उसकी मुद्दत मैक्सिमम 1 साल तक होगी, दैट मार्केट इज कॉल्ड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट ये भी पैसे के लिए ही है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इसकी फाइनेंसिंग की मुद्दत ज़्यादा होगी, मोर देन 1 ईयर। आपकी बुक में डेफिनेशन गलत लिखी है मनी मार्केट, इन्होंने 3 महीने लिखी है, गलत है, 1 साल। मनी मार्केट की जो मुद्दत है वो 1 साल या उससे कम है, 3 महीने नहीं। बाकी बुक पे डेफिनेशन गलत है इसका। अब मनी मार्केट में लेन देन कौन करेगा? कौन लोग होंगे जो मनी मार्केट में आके लेन देन करेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म का उधार है, ये आम तौर पे बड़ी हैवी अमाउंट का होता है, अरबों रुपए का, या बाज़ बात अरबों डॉलर का। अगर बाहर के मुल्कों को देखें, हमारे मुल्क में देखें तो अरबों रुपए का लेन देन होता है। सो इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स वो कौन लोग या पार्टीज होंगी जो इसमें लेन देन करेंगी? सबसे पहले आपका सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक वो होता है जो आपके मुल्क का मरकजी बैंक हो, हुकूमत का, जिसके जिम्मे तमाम बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करना हो। हमारे मुल्क का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हर मुल्क का एक ही होता है। सो इसमें सेंट्रल बैंक रेट करेंगे, और कौन करेगा? आपकी गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट भी इसमें डील करती है शॉर्ट टर्म के लिए। गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, गवर्नमेंट
मनी मार्केट से ले लेती है। तीसरा, बैंक्स। आपके बैंक्स बहुत ज़्यादा लेन देन करते हैं मनी मार्केट के अंदर। बैंक के पास थोड़े से पैसे ही पड़े हो ना, बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है चंद दिनों के लिए, ताकि थोड़ा ही सही ऊपर रिटर्न कमाया जा सके, हमारा पैसा बेकार ना पड़ा। सर ये जो सेंट्रल बैंक है ये किस पे इन्वेस्ट करता है? ये उधार देता है गवर्नमेंट को, बैंकों को। ये आम बंदों को डील नहीं करता, चाहे जितने मर्जी मजबूत। अगर पाकिस्तान में देखा है तो नवाज शरीफ खानदान जो है या मलक रियाज स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है फाइनेंशियली हमारे मुल्क के अंदर, ये भी लोन लेने जाए तो नहीं देगा। ये इदारों को डील करता है, लोगों को डील नहीं करता, चाहे जितने मर्जी मजबूत। सर जो सेंट्रल बैंक है जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके पास जो फाइनेंसिंग है जितना भी सरमाया है हाँ। वो हुकूमत पाकिस्तान का टोटल सरमाया होगा। जी, वो पैसा वो है जो हुकूमत को अवेलेबल है। और जो on demand। इनके सेंट्रल बैंक के अलावा दूसरे बैंक हैं उनके पास जो भी ये भी उसी सरमाया का है, ये भी उसी का है, उसी की मर्जी से चल रहा है। सेंट्रल बैंक आज कह दे कि ये नोट नहीं चलेंगे, आपसे नोट को नहीं पकड़ेगा वो, ये रद्दी कागज बन जाएंगे एक दिन के अंदर। इसीलिए अपने नोटों पे देखिए लिखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी। ये ज़मानत है बेसिकली, ये नोट है हमारी जेब। इनके पीछे गारंटी है हुकूमत की, और हुकूमत की गारंटी कौन है? हमारी रियासत पाकिस्तान। इस दूसरे जो बैंक है जिनके पास थोड़ा थोड़ा जो सरमाया पड़ा है हुकूमत का, ये सारा एक ही सरमाया ये है। सारा एक ही सरमाया है, ये बेसिकली ब्लड की तरह घूमता है इकॉनमी में। पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, कुछ बाइंग सेलिंग हुई, दूसरे से तीसरे हाथ में गया, फिर बाइंग सेलिंग हुई, इससे चलता रहता है ब्लड की तरह। सर ये कोई भी बैंक हो उसको लाजमी है कि वो सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होना लाजमी है, वरना सेंट्रल बैंक से काम ही नहीं करना चाहिए। जिसने यहाँ काम करना है पाकिस्तान में, वो स्टेट बैंक से इजाज़त लेके काम करेगा। बदले में स्टेट बैंक उसकी गारंटी देगा, स्टेट बैंक से पाबंदियाँ लगाएगा, अपनी बातें उससे बनवाएगा कि आपने काम करना है तो किन कंडीशंस के तहत करना है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर आई थिंक 11 में हम यही पढ़ेंगे, 12 में यही पढ़ेंगे डिटेल में, फुल डिटेल में। सो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, इनके पास भी बहुत पैसा होता है, तो ये भी अपना पैसा बचा के नहीं रखते बल्कि लगा देती हैं। जितना पैसा इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो ये लगाते रहते हैं डेली बेस पे। फिर एनी अदर इंस्टीट्यूशन with strong financial status and high liquidity, या कोई भी ऐसा पर्सन या इदारा जिसके पास खासा पैसा हो लगाने के लिए, और लिक्विडिटी मीन वो पैसा हो भी ऐसा जिसे फौरी तौर पे कैश वगैरह में कन्वर्ट किया जा सके, गोल्ड ना हो, प्रॉपर्टी ना लेके रखिए, कन्वर्टिबल हो फौरी तौर पे कैश में, बॉन्ड्स हो गए और आपके हो गए शेयर्स वगैरह रेडीली सेलेबल, ये पार्टिसिपेंट्स हैं। अब इसमें डीलिंग किस तरह से होगी? इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए लेन देन होगा? सबसे पहला कहलाता है आपका ट्रेजरी बिल्स, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं टी बिल्स। मेच्योरिटी अप टू ट्रेजरी बिल्स, ये वो बिल्स हैं बेसिकली कागज का एक टुकड़ा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इसमें कि ये 50 करोड़ का है और इस पे 6% का इंटरेस्ट है, और ये इशू कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक उधार लेने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनको इस्तेमाल करता है। ट्रेजरी खजानची, स्टेट बैंक पाकिस्तान का खजानची है, हमारे खजाने का निगरान है रियासत पाकिस्तान के खजाने का। तो जो बिल ये इशू करेगा उन्हें कहते हैं ट्रेजरी बिल्स, और इनकी मुद्दत होती है 1 साल। सर वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज वो और चीज़, अब तो वैसे ही अबॉलिश हो गई, ख़त्म हो गई। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र आया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आई हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रैवलर चेक्स मिट हो गए, ख़त्म हो गए।
इसके ऊपर लिखा होता है इतनी अमाउंट का है और सूद कितना होगा इसमें, शरह सूद क्या होगा। जब वो वापस करने जाएंगे बॉन्ड तो स्टेट बैंक ने बंदे से पैसे ले लिए, उसे बॉन्ड पकड़ा दिया। जब टाइम पूरा होगा, मेच्योरिटी आ जाए, मेच्योरिटी मीन टाइम पूरा हो गया उधार वापसी का, तो पार्टी वापस जाएगी स्टेट बैंक के पास, बॉन्ड स्टेट बैंक को वापस कर देगी और अपने असल पैसे विद इंटरेस्ट लेके वापस। दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी टी बिल्स। दूसरा ट्रेजरी नोट्स, टी नोट्स, ये भी आपका सेंट्रल बैंक इशू करेगा। फर्क क्या है फिर इसमें उसमें, इसमें भी सूद दिया जाएगा, इनकी मुद्दत 90 दिन या उससे कम होगी। सर ये किसको देते हैं, बैंकों को? बैंकों को, मुख्तलिफ इदारों को उधार लेने के, these are called ट्रेजरी नोट्स। तो फर्क कोई नहीं है, एक ही चीज है, सिर्फ मेच्योरिटी का फर्क है तो नाम का भी फर्क है। तीसरा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज। ये क्या है? फर्म के पास पैसा या कैश रेगुलर बेस पे आता तो रहता है, लेकिन कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया। खर्चे तकरीबन फिक्स होते हैं हर महीने के, रेंट है, सैलरीज हैं, बिल्स हैं, फ्यूल है, कोरियर है। लेकिन सेल कभी कम कभी ज़्यादा होती है। मतलब छोटी ईद आई, फर्म की सेल 4-5 गुना बढ़ जाती है, दुकानदार ज़्यादा स्टॉक लेते हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, अब इकट्ठे पैसे आ गए। अब फर्म को पता है ये पैसे 3-4 महीने कहीं नहीं जाने। अब एक तरीका चाहिए फर्म के बैंक अकाउंट में पड़े रहें, बेकार पड़े। फर्म वाले करते क्या हैं, वो पैसे निकाल के बैंक से बात करते हैं कि हम सेविंग अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं पैसे, ये वाले जितना अर्सा ये पैसे आपके पास पड़े रहेंगे उतने अरसे का सूद आप हम लोगों को अदा करेंगे, कि वो पैसा भी बेकार ना पड़ा रहे, चलो महीने 2 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया जाए इसके ऊपर। उनको कहते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। फर्म्स वाले, कंपनीज वाले शॉर्ट टर्म में अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए जमा करवाते हैं, ताकि चलो कुछ ना कुछ सही अर्न कर लिया जाए। These are called certificates of deposits। फर्ज करें 2 महीने में 1% भी अर्न किया तो 1 करोड़ का 1% 1 लाख तो आ गया। और फर्म के पास सम टाइम टेंस ऑफ मिलियंस होते हैं एक्स्ट्रा फंड्स। These are called certificates of deposits, CDs। आखिरी कमर्शियल पेपर्स, ये भी बिल्स या नोट्स की तरह ही है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, मुद्दत भी 1 साल से कम है। फर्क किस चीज का है, इशूड बाय फर्म्स। इन्हें आपका सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता, इन्हें फर्म्स वाले इशू करते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले इशू करते हैं। प्राइवेट कंपनी का कहना गलत होगा, ये कह लें जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, ऐसी खरीदता कौन है? कोई भी खरीद ले, जिसके पास हैसियत है खरीद ले। कंपनी को जरूरत पड़ गई 3 महीने के लिए क्रेडिट की, अब बजाय इसके बैंक के लंबे प्रोसीजर में जाएं, वो करते क्या हैं, कमर्शियल पेपर इशू किया, स्टॉक मार्केट में जाकर सेल किया, वहाँ इन्वेस्टर तैयार बैठे होते हैं खरीदने के लिए। इन्वेस्टर ने खरीद लिया, 3 महीने बाद वापस, तो 3 महीने का लोन आमतौर पर बैंक नहीं देते। सर इस पे भी इंटरेस्ट होता है? जो कुछ भी लेन देन होगा इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड योर मनी मार्केट। अब आते हैं कैपिटल मार्केट। हमने बात की है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, 1 साल से ज्यादा। इसके पार्टिसिपेंट कौन से हैं? पहला, ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। एक तो मनी मार्केट के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे इसमें भी हैं। ये लोग इधर भी डील करते हैं, उधर भी डील करते हैं लॉन्ग टर्म में। दूसरे नंबर पे आपके पेंशन फंड्स,
फंड्स जो लोगों की पेंशन मैनेज कर रहे हैं। अच्छा इधर एक और ऐड कर ले, इधर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स हम अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं क्या होते हैं। ये भी ऐसे इदारे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। अभी करते हैं स्टडीज को, क्या होता है ये, कैसे काम करता है। पेंशन फंड्स, फर्म्स, आपकी जो इदारे हैं वो हैंडल करते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। और आखिरी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो हमारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहीं पर डील करते हैं, क्योंकि मनी मार्केट में डीलिंग होती बहुत बड़ी है, पाबंदी नहीं है करने की, लेकिन डीलिंग होती इतनी बड़ी है कि आम इन्वेस्टर आम तौर पर वहाँ पैसा लगा नहीं पाता। अगर आप अखबार का पेज पढ़ते हो ना बिजनेस वाला, तो हाँ देखिएगा ये स्टेट बैंक ने टी नोट्स इशू किए हैं, कितने 80 अरब। देर कितनी लगती है 6-7 घंटे, और 80 अरब के टी नोट से इतनी हैवी अमाउंट्स में डील करना इंडिविजुअल के लिए मुश्किल है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जो डील होते हैं। सबसे पहला ट्रेजरी बॉन्ड्स, टी बॉन्ड्स, मेच्योरिटी ग्रेटर देन 1। नाम से जाहिर है ट्रेजरी का लफ्ज आ रहा है, इशू स्टेट बैंक ही करेगा। सिर्फ क्या है, मेच्योरिटी का फर्क है। सो ट्रेजरी बिल हो, ट्रेजरी नोट हो, ट्रेजरी बॉन्ड हो, एक ही शय है, सिर्फ मुद्दत का फर्क है, तो फिर नाम का भी फर्क है। 3 महीने तक टी नोट, 3 महीने से 1 साल तक टी बिल, और 1 साल से ज्यादा टी बॉन्ड। दूसरा सॉवरेन बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए हैवी किस्म के, अगर डैम बनाना है, कोई मोटरवे बनानी है, ये बिलियंस के प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिए, उन बॉन्ड्स को कहते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स। गवर्नमेंट को पैसे मिल गए लंबे अरसे के लिए, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट सूद समेत इन्हें वापस करती है। मेरे इकट्ठे गए पैसे तो प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट से रिटर्न आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वापस करते हैं। असल मोटरवे ही है, गवर्नमेंट ने एक नई मोटरवे बना ली 300 किलोमीटर की, कम से कम कोई 60-70 अरब चाहिए होगा इसके लिए, शायद 100 अरब चाहिए होगा। अब जब जितना टाइम मोटरवे बनेगी रिटर्न नहीं आता, साल 2 लगा के इन्होंने मोटरवे बना ली, अब वहाँ से टॉल आना शुरू हो जाएगा, वहाँ जो फॉर्म वाले बिजनेस करने आएंगे वहाँ से पैसा आना शुरू होगा, 7 स्कीम्स वगैरह बनाएंगे वहाँ से पैसा आएगा, रेस्ट एरिया से पैसे मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न होगा। ये और कुछ नहीं, गवर्नमेंट हर साल बजट में कुछ पैसे रख देती है, चलो वापस कर देंगे थोड़े थोड़े करके। 300 अरब इकट्ठा ले लिया, 30-30 अरब करके वापस करते हैं। सर जो देने वाले हैं उनको क्या फायदा होगा? इंटरेस्ट मिलेगा इनके ऊपर, इनकी यील्ड अच्छी होती है, इनके ऊपर रिटर्न अच्छा होता है नॉर्मल बॉन्ड के रिस्क, तो इन्वेस्टर खुशी से खरीदता है। ये कॉल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशूड बाय फर्म्स। फर्म्स में पैसा चाहिए, लेना है उधार, तो वो भी अपने बॉन्ड इशू कर देते हैं, उन बॉन्ड्स को बोलते हैं कमर्शियल बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। शायद आप जानते हो, आज से कोई 7-8 साल पहले टीवी पे ऐड आते थे रुपया सर्टिफिकेट के नाम से, एंग्रो ने इशू किया, एंग्रो फूड्स लॉन्च कर 45 अरब में। ये इतनी हैवी अमाउंट थी कि बैंक वाले कर्जा देने के लिए राजी नहीं थे इस काम पे। एंग्रो ने क्या किया, एंग्रो ने मार्केट में बॉन्ड इशू कर दिए, उनका नाम रख दिया रुपया सर्टिफिकेट। 25-25 हज़ार वाले थे, 25,000 रुपया, सालाना यील्ड 14.5%। अगर एंग्रो लेती जाके कर्जा बैंकों से, बैंक अब तो दे ही नहीं रहती इतना हैवी कर्जा, सिंगल फर्म, जब फर्म डूब गई सारा पैसा गया।
दे भी देते तो कम से कम 20% पे देते। एंग्रो क्या फ़ायदा हुआ? 14.5 पे 5.5 बच गए। तो जिन्होंने बॉन्ड खरीदे उनको क्या फ़ायदा हुआ? मेरे और आप जैसे लोग, बैंक दे रहे हैं 10%, बाकी उनका अपना मुनाफा है। तो क्या हुआ? उनको मिल गया 4.5% एक्स्ट्रा। बेसिकली जो दरमियान का 10% था बैंकों का मार्जिन, वो एंग्रो ने शेयर कर लिया अपने साथ और जो उसको उधार दे रहे हैं उनके साथ, और आहिस्ता आहिस्ता उधार दिया कर्जा एंग्रो फूड लॉन्च। ओमोर ऑलपर्स इन्हीं का है। तीसरा वो भी आया था इनका, उसके नाम से ऑल फ्रूट जूस भी आया था, चल नहीं पाया इनका इतना खास, लेकिन ऑल पर चला बेहतर चल रहा है। ओमोर भी ऑल्सो कंपटीशन दे रही है। ये कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। फिर इसी को देख के इलेक्ट्रिक, वो KESC कृषि इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने लॉन्च किया अपने, उनका नाम था अज़म सर्टिफिकेट्स। 6 अरब के बॉन्ड 6 घंटे में सेल हो गए। अगले दिन के इलेक्ट्रिक ने अखबार में इश्तिहार दिया, थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट। इन्होंने 6 अरब के ऑफर किए थे, ऑफर्स 11 अरब से ऊपर किए थे खरीदने के। के इलेक्ट्रिक ने दिया था इंटरेस्ट रेट 16%। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हाँ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट। हमारे मुल्क में तो रिवाज नहीं है इस चीज़ का, लेकिन बाहर के मुल्कों में है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक बाइख्तियार होती हैं। लोकल गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, शहर के किसी चौक पे पुल की ज़रूरत है, ब्रिज चाहिए, शहर के लिए वाटर सप्लाई चाहिए, तो करती है पैसे नहीं हैं तो अपने लोकल बॉन्ड इशू करती है, उन्हें कहते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। लोकल गवर्नमेंट को इस तरह हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी पिंडी की, लेकिन ये इशू कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, करते नहीं है कि लोग एतबार नहीं करते फ्रॉड वगैरह की वजह से। बाहर के मुल्कों में लोकल गवर्नमेंट वाकई बाइख्तियार है। मुख्तलिफ शहरों में जो कर्फ्यू लगाया USA के अंदर, कर्फ्यू की इजाज़त किसने दी थी? मेयर। हमारे मुल्क में जो कमिश्नर है ये फौज को रिक्वेस्ट कर सकता है आने के लिए कि आप आके हालात संभालें, पुलिस के हाथ से बाहर हो रहे हैं हालात। कमिश्नर क्या है? एक ग्रेड 19 का ऑफिसर ही है। CDA अपने बॉन्ड इशू कर सकती है, RDA अपने बॉन्ड इशू कर सकती है। तो RDA चाह रही है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया टाउन बनाना काफ़ी बड़ा, उसके लिए अरबों रुपये चाहिए। बिकेगा कितने का? फर्स्ट तरह प्रोजेक्ट के लिए चाहिए 30 अरब, बिकेगा कितने का? शायद 100 या 150 अरब। वो ज़मीन तो RDA की अपनी है, सिर्फ सड़कें बनानी है ना और प्लानिंग करनी है। अब 30 अरब लगा के 150 अरब मिलने की उम्मीद है, ठीक है। स्कीम RDA की है, लोग भाग के पैसा लगाएंगे इसके अंदर, लेकिन 30 अरब नहीं है, करेंगे क्या? बॉन्ड इशू कर लगा दिए पैसा, जैसे ही प्लॉट की कटिंग होगी ये प्लॉट बेचना शुरू करेंगे, चाहे किस्तों पे सही, पैसे आने शुरू हुए ना, बस जो ऊपर का है उससे RDA की और स्कीम शुरू कर सकती है। इसके अलावा अच्छा, चाहे ये वाले हो इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स, पैसा वापस लाजमी जाएगा टू लीगल पार्टी। इसने उधार दिया है ना, उसे वापस लाजमी होगा विद इंटरेस्ट। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स भी कहते हैं और इन्हें स्टॉक्स भी कहते हैं। अमेरिकन इन्हें स्टॉक बोलते हैं, यूके वाले इनको शेयर्स बोलते हैं। यहीं से वर्ड निकला है स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी जगह जो स्टॉक्स के तबादले के लिए बनाई गई है। ये क्या चीज़ है? शेयर्स। शेयर बेसिकली एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट है फर्म की। एक फर्म की मालियत है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए मालियत है फर्म की, इसे कर्जा चाहिए, लेकिन ये कर्जा नहीं लेना चाह रहा। क्यों? कर्जा लेगा सूद समेत देना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, और ये फर्म भी नहीं बेचना चाह रहा। इसने किया क्या? इस फर्म के 10 लाख टुकड़े कर दिए। कितने का बना है टुकड़ा? 1 करोड़ वैल्यू है, 10 लाख पीस कर दिए 1 करोड़ के।
एक पीस कितने का बना? 10 रुपए का। इसे कहते हैं शेयर। हमारे मुल्क में शेयर की वैल्यू 10 रुपए होती है। इसे कहा एक शेयर 10 रुपए का है और कितने शेयर इशू होंगे? 10 लाख शेयर। इसे कहा नहीं मैं 2 लाख शेयर बेच रहा हूँ। 2 लाख शेयर बेचे 10 रुपए के हिसाब से, कितने बिके? 20 लाख के। इसे 20 लाख मिल गया, इसने पैसे वापस नहीं कर। जिन लोगों ने शेयर खरीदे वो फर्म के बिजनेस के अंदर ओनर बन गए। अब बिजनेस जब कमाएगा साल में, जब एंड पे अर्निंग आएगी तो उनको भी मुनाफे में से हिस्सा मिल जाएगा। These are called shares। फायदा क्या है? पैसे मिल गए, फर्म भी नहीं बिकी, फर्म यही चलाएगा। क्यों? 80% शेयर तो अभी भी इसके पास है। फर्म चलाएगा यही, पैसे भी वापस नहीं करने, लेकिन मिल गए पैसे। These are called shares। खरीदने वाले को फायदा क्या है? बिजनेस का ओनर है, बिजनेस ग्रो करेगा, शेयर महंगा होगा। कंपनी ने अपने सारे के सारे शेयर्स नहीं बेचे थे? नहीं, लाजमी नहीं। कंपनी बेचे 10%, 20%, 25% ताकि कंट्रोल अपने हाथ में ले। सर जो शेयर के होते हैं सर, उनसे जो डायरेक्टर बनते हैं वो भी तो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सारी बात। जिसने 20% शेयर खरीदे हैं, Yes, sir। अब वो अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकता है, वो है, ठीक है, हक है, कर ले। आमतौर पे करते क्या है, 20% शेयर ऑफर किए हैं ना, किसी ने 2% ले लिए, किसी ने 3% ले लिए, तो खेल के सेल करते हैं, इकट्ठे सेल करते हैं। कोशिश होती है कि मुख्तलिफ पार्टी को दिए जाए। कहते हैं नहीं कि एक पार्टी को 10,000 से ऊपर शेयर बेचना ही नहीं है, तो मैक्सिमम कितने का शेयर होल्डर होगा? 1% का, कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह कर। These are called shares। अब शेयर्स की भी दो, सो शेयर होल्डर्स ये बिजनेस के ओनर्स हैं। Yes, sir। अब शेयर्स भी दो तरह के हैं। Yes, sir। जिस बंदे ने शेयर खरीदे हैं उसे बोलते हैं शेयर होल्डर, जिसने होल्ड किए हुए शेयर अपने पास। और जो बॉन्ड खरीदता है उसे बोलते हैं बॉन्ड होल्डर, जिसे बॉन्ड खरीद रखते हैं। अब शेयर्स की भी दो किस्में हैं, कॉमन शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। फर्क क्या है? सबसे पहले फिक्स्ड रिटर्न इन परसेंटेज। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रिटर्न मिलता है बॉन्ड्स की तरह। फर्म ज्यादा कमाए थोड़ा कमाए, इन्हें फिक्स मिलेगा। एक साल अगर फर्म नहीं दे पाई, अगले साल फिर मिला के दे, जैसे लिखा होता है 8%, 10%, 9%। इधर नॉन फिक्स्ड रिटर्न, फर्म कमा लेगी तो मिल जाएगा, नहीं कमाया तो नहीं मिलेगा। समटाइम्स कमाने के बावजूद इनको कुछ नहीं मिलता। आता नहीं। नहीं, मुनाफा कमाया है, फर्म कहती है बांटना नहीं है मुनाफा, ये दोबारा इन्वेस्ट कर दें पैसे बिजनेस ग्रो करवाने के लिए। तो क्या होगा? इनको क्या मिला? इनका शेयर महंगा हो जाएगा। जब फर्म मुनाफे में जाती है ना, शेयर महंगा होना शुरू करता है। बास फर्म के शेयर देखें आपको 400 रुपये के मिलेंगे, ये इशू को भी 10 रुपये के होते। फर्म मुनाफा कमाती गई, आपके शेयर महंगे होते। बस ये बंदे ने प्लॉट लेके छोड़ दिया, उसे क्या फायदा? ना उसे किराया आ रहा है, ना कुछ और आ रहा है। फायदा किस चीज़ का है? प्लॉट महंगा हो रहा है। शेयर का हाथ भी प्लॉट वाला ही होता है। सर तो शेयर इसका भी तो महंगा होगा ना, इसका फिक्स रिटर्न फिक्स है। इसका नहीं, इसका शेयर तकरीबन उसी रेट पे है, इस रेट पे इशू। सर इसमें भी तो कंपनी मुनाफे में आ रही है। मुनाफे में आ रही, लेकिन इनका रिटर्न फिर कम होता है। अगर वो एक्स्ट्रा रिटर्न दिया भी जाए, लेकिन वो दे भी तो फिक्स है और साथ साथ देते जा रहे हैं। इनका शेयर तब महंगा होगा जब फर्म मुनाफे में जाए और मुनाफा बांटे ना, दोबारा लगाती है। सर अगर किसी ने शेयर बेचने स्टॉक एक्सचेंज, हाँ। तो वो अगर प्रेफरेंस शेयर और कॉमन शेयर हो, खरीदने वाले को क्या फायदा होगा कि वो अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदे? प्रेफरेंस शेयर में फायदा ये है, रिटर्न फिक्स है, बेशक प्रॉफिट हो या लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो। नहीं सर, तो कॉमन शेयर वाला जो है वो तो कॉमन शेयर वाला अगर फर्म का नुकसान हुआ, ये तो उसे कुछ मिलना नहीं है, उसका शेयर भी सस्ता हो जाएगा, तो शेयर भी सस्ता हो जाएगा। बाद कंपनी के शेयर आपको 1-1.5 रुपये के मिलेंगे स्टॉक मार्केट में, इशू वो भी 10 के।
नुकसान करते करते यहाँ तक पहुँच गए। दूसरा, वोटिंग राइट इन AGM, और इधर नो वोटिंग राइट इन AGM। जिस फर्म के शेयर मार्केट में सेल होते हैं उनके लिए लाजमी होता है कि अपने शेयर होल्डर्स की एक सालाना मीटिंग कम से कम रखेंगे, उसे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग AGM। वहाँ डायरेक्टर का तयन होता है। डायरेक्टर कौन लोग बनेंगे, जो आप कह रहे थे कि शेयर होल्डर्स अपने वोटिंग के जरिए डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होंगे, फर्म के अकाउंट की मंजूरी दी जाएगी। कोई बड़ा डिसीजन करने जा रही है फर्म, कोई नया वेंचर खोलना है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, बिजनेस का कोई यूनिट बेचना है, कोई बड़ा उधार लेना या वापस करना है, तो इनसे पहले अप्रूवल लीजिए। इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं। तीसरा, प्रेफर्ड राइट ऑन फर्म्स एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अगर फर्म दिवालिया होकर बिक जाती है तो इन्हें पहले पे किया जाए। पेड इन द लास्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। इनको एंड पे पैसे बचे मिलेंगे अगर फर्म दिवालिया होती है। इसीलिए कहते हैं प्रेफर्ड शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, इनका प्रेफर्ड राइट है एज कंपेयर टू। जब कंपनी दिवालिया होती है सबसे पहले गवर्नमेंट के ड्यूज अदा होंगे, गवर्नमेंट के ड्यूज के बाद पे किया जाएगा बॉन्ड्स वालों और क्रेडिटर्स को जिन्होंने उधार माल दे रखा है। फिर तीसरे नंबर पे पे होंगे प्रेफरेंस शेयर वाले, और फिर एंड में अगर कुछ बच गया तो कॉमन वालों को मिल जाएगा, वरना सर किसी भी कंपनी का ये अपना इख्तियार होता है कि वो कॉमन शेयर जी वो अपना इख्तियार होता है। कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, फर्म कोई भी फर्म प्रेफरेंस या कॉमन शेयर्स इशू कर सकती है। जी यहाँ तक तो प्रॉब्लम। स्टॉक एक्सचेंज, एक बंदे ने शेयर खरीदे, पैसों की जरूरत पड़ गई, खरीदने के बाद वापस लेके फर्म के पास गया कि शेयर ले लो, पैसे नहीं, क्योंकि शेयर कभी वापस नहीं होता सिवाय इसके फर्म ने शेयर्स रिटायर ना कर पाए खरीद के, या फर्म लिक्विडेट ना हो जाए, वरना शेयर रिटर्न नहीं होता कभी, फर्म के पैसे नहीं। एक और बंदा है वो शेयर खरीदना चाह रहा है, शेयर्स फिक्स क्वांटिटी में इशू होते हैं, बाकायदा आपकी इजाजत लेके गवर्नमेंट से, SECP से और स्टॉक मार्केट से। कोई और बंदा खरीदना चाह रहा है, शेयर है ही, फर्म ने जितने इशू करने थे बिक गए। अब क्या है, जिसने बेचने हैं गवर्नमेंट ने एक जगह, अब एक बंदे का शेयर्स हैं बेचना चाह रहा है, मैं आपको देता हूँ कि मार्केट जाकर बेच के कहाँ बेचेंगे, ढूंढते फिरेंगे खरीदार। यही साहब शेयर होल्डर है, कहाँ बेचे शेयर्स, गवर्नमेंट ने एक जगह बना दी स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी जगह जो शेयर्स की सेल परचेज के, वहाँ बायर जिसने बेचने हैं वहाँ चला जाए, जिसने खरीदने हैं वहाँ चला जाए, वहाँ आके ब्रोकर बैठे हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर बैठे होते हैं हमारे यहाँ। आप ब्रोकर के पास जाकर बता दें मेरे फलां कंपनी के शेयर हैं, मैं इस रेट बेचना चाह रहा हूँ, वो आपका नोट कर लेगा, शेयर दे देगा आपसे, और जैसे ही ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, अगर आपके वाला रेट मिल रहा है सर रेट हमारी मर्जी से क्यों? जी रेट इन्वेस्टर की मर्जी का, मेरी शेयर है ना, मैं जिस रेट पे चलूं। अगर कंपनी मुनाफे में लॉस में जो मर्जी है, मेरा शेयर है, मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी रेट पे बेचूं। और सर जो कंपनी इशू करती हैं शेयर वो भी स्टॉक एक्सचेंज में करती हैं? ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना लाजमी है फर्म के लिए, अगर उसे शेयर बेचने मस्ट है। प्रॉपर्टी में तो है ना, आप किसी पार्टी को जानते हैं, हम साई को जानते हैं, घर डायरेक्टली खरीद लें, यहाँ ब्रोकर हर सूरत इन्वॉल्व। ब्रोकर कौन है? स्ट्रॉन्ग पार्टीज है, काफ़ी मजबूत पार्टीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैक वाली, जो शेयर्स की सेल परचेज करती है। एक हाँ दरमियानी पार्टियाँ काम करती हैं, बायर और सेलर को मिलाने वाला। उनको क्या फायदा होता है?
कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है फर्म की तरफ से? ना ना, सेलर और बायर दोनों की तरफ से। बायर सेलर कमाएं या नुकसान में जाएं, इसका कमीशन दोनों से है। देखें 15 से 20 करोड़ का लाइसेंस मिलता है खाली ब्रोकर बनने में, इतनी स्ट्रॉन्ग बैक वाली पार्टी स्टॉक मार्केट। लेकिन साथ सहूलत क्या है, डीलिंग इन्हीं के जरिए। इस तरह से बंदे ने बॉन्ड दे दिया एग्रो का, रुपया सर्टिफिकेट, वो तो 5 साल बाद दिया, 10 साल बाद जाकर पैसे वापस मिल रहे हैं, उसे पैसों की जरूरत अब पड़ गई, स्टॉक मार्केट चला जाए, बॉन्ड बिक जाए। तो ये बेसिकली एक जगह, एक मंडी बना दी गई है लेन देन की, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज।